चुनाव को लेकर महज कुछ ही महीने बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी कर रही हैं। एक तरफ भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 21 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का अवैध किला माने जाने वाले सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल निराला ने 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जीत का दावा कर रहे हैं। कई लोगों ने नहीं, कांग्रेस के एक स्तंभ अनिल निराला जी और उनके साथ 5000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। 500 लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं अनिल निराला जी का और उनके पूरे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं इस बात की कामना करता हूं कि भगत नहीं, भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ कर फेंकेंगे और सिर्फ सीतापुर नहीं, सरगुजा की 12 सीट जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिलाएंगे और सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। मेरा पूरा परिवार ये कांग्रेस में ही था और कांग्रेस के दामन नीतियों के कारण और नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ और आगामी विधानसभा में यहाँ पे अभी तक लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। मैं यहाँ पे इतिहास बनाने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब 2023 के चुनाव में सीतापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी, ये मैं प्रण लिया हूँ। बहरहाल चुनाव करीब है और सरगुजा में भाजपा जमीन तलाश रही है। सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसमें से 5 सीट सरगुजा संभाग की है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती सरगुजा संभाग की और 14 विधानसभा सीट पर पिछली बार की तरह इस बार चुनाव जीतने की कोशिश में कांग्रेस है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के सियासी गलियारे की उस निर्णय की जिस निर्णय ने सभी को चौंका दिया। मसलन ये कि बीजेपी ने चुनाव से कमोबेश 3 माह पहले पहली बार अपने प्रत्याशियों का ऐलान करके राजनीतिक विरोधियों को एक तरह से पटकनी देने में कामयाबी हासिल की कि हम पहले से होमवर्क करके बैठे हुए हैं और हमने केवल नामों की औपचारिकता का जो है वो ऐलान आज हमने कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में से 21 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रामविचार नेताम, विजय बघेल जैसे सीनियर लीडर के सहित 17 ऐसे चेहरे होंगे जो पहली बार पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भी जुड़ेंगे, उनसे मैं बाद में आपका ताल्लुक करा दूंगा। हमारे साथ अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के लीडर है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। और बीजेपी से देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। देवलाल जी, आपका विशेष स्वागत है, इसलिए क्योंकि आप न केवल आज से पार्टी के प्रवक्ता है बल्कि अब आप कैंडिडेट भी हो गए हैं। डोंडी लोहारा क्षेत्र से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गंगवानी जी आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप सत्ताधारी दल के नेता हैं और ऐसे में बीजेपी एक कदम आगे हो चुकी है नामों के ऐलान के साथ, क्या कहेंगे? अजय जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पहले प्रत्याशी घोषित करने से आप आगे नहीं हो जाते। आज कहीं ना कहीं ये जो पहले प्रत्याशी घोषित करने का जो प्रमुख कारण है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल नहीं है, तो जो डर है, जो बौखलाहट है, उसका परिणाम है। आज कहने का एक बात और कह दूं अवधेश जी, ये 21 बलि के बकरे, क्योंकि आज जो उनकी बैठक कल दिल्ली के आलाकमान ने चुनाव समिति की बैठक की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 4 कैटेगरी है, A, B, C एंड D। डी कैटेगरी में ऐसे सीटें अवधेश जी जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। दूसरा C कैटेगरी, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 बार से हारी है, और ये पूरी की पूरी 21 सीटें C और D कैटेगरी की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता आलाकमान ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करे अवधेश जी, 21 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और 21 सीटों पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात के प्रार्थियों को सिलेक्ट कर चुकी है जो बलि का बकरा बन के हारेंगे। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बघेल, ये वही नेता है जो 2013 में हारे, 2018 में एनसीपी कांग्रेस पार्टी से चुनाव हारे। और अगर इनको इतना ही महत्व देना था तो क्या भाजपा के प्रदेश बनाया? अभी केंद्रीय मंत्री की चर्चा का दौर है अवधेश जी, लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री बनाया? पर दिख रहा है
कि माननीय भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रियता है न केवल चले अजय जी जवाब ले लेते हैं। आज देवलाल ठाकुर जी आज कुछ विशेष फॉर्म में नजर आएंगे क्योंकि अब वो प्रत्याशी भी बन गए हैं। देवलाल जी, अजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है। देवलाल जी बधाई के साथ फिर से एक बार आपको चर्चा में इन करता हूं, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपने 21 लोगों का ऐलान कर दिया गया, उस 21 में एक आप भी है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे अब? देखिए, पहले तो सर आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो आपने बधाई से देखिए, आप अगर अहंकार से किसी चीज को देखेंगे तो हर चीज छोटी लगती है। कांग्रेस इस समय भ्रष्टाचार के अहंकार में डूबी हुई है। जो सत्ता शासन में इन लोग 2018 में आए, इसके साथ ही 4.5 सालों में ये अहंकार जिस भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, कोल घोटाला, शराब घोटाला, इसमें में भी इनका पेट नहीं भरा और ये गरीबों का राशन तक खा दिया। इतने में भी इनकी पेट नहीं भरा तो ये जो गरीब बच्चे हैं उनका पीएससी जैसे पदों पर जो भर्ती है उसको भी भ्रष्टाचार कर दिया और कांग्रेस के लोग अधिकारी के लोगों को भर्ती कर दिए। यहाँ पर पीओडब्ल्यू के लास्ट में अंततः जाते जाते जो इनका आइकॉन वाला जो योजना था, नरवा गुरुआ बारी, उसको भी इन लोगों ने मुद्दा घोषणा कर दिया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। उनको ये बातें नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र की मंदिर में जनता ही भगवान होता है। वही जनता होती है कि एक छोटे से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अगर उनसे जिताना होगा तो किसी से पूछेगी नहीं, हम आशीर्वाद देगी और हम जीत जाएंगे। लेकिन हम सबको जनता के मंदिर में जाना है और जनता का विश्वास ही कितना है, ये उनका अहंकार बोल रहा है। कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है कि खुद ही जीत गए। अरे खुद ही नहीं जीते, छत्तीसगढ़ की जनता ने जिताया आपको। तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने क्या किया? सिर्फ उनको भ्रष्टाचार दिया। छत्तीसगढ़िया के नाम पर उनको सिर्फ छला है। जब छत्तीसगढ़ियों को सम्मान देने की बात आती है तो दिल्ली बॉम्बे के राज्यसभा के सदस्य बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, समझ रही है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को छल रहा है, भ्रम फैला रहा है, ठग रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है। अब 21 प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, भारतीय जनता चलो देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी हमारे साथ बने हुए, एक बार उनसे बात करते हैं, मुझसे जवाब चाहते हैं। अनिरुद्ध जी, 21 नामों का ऐलान किया गया, 5 बड़ी सीटें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी विधानसभा सीट है, वहां से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया। प्रेमसाय सिंह टेकाम जो मंत्री थे, अभी उन्हें हटाया गया, चाहे उन्होंने इस्तीफा दिया, वो सीट है। उमेश पटेल मंत्री है, उनकी सीट है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए जयसिंह अग्रवाल, उनके जगह में लखनलाल देवांगन को टिकट दिया गया। अनिला भेड़िया की सीट है। 5-5 मंत्री के सीटों पे नाम का ऐलान 3 महीने पहले कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दशक में अस्तित्व में आई थी और अविभाजित मध्य प्रदेश था, ये कीर्तिमान बना है। मध्य प्रदेश के समय में भी कभी नहीं हुआ होगा कि 3 महीने पहले जैसे मतलब कैंडिडेट ऐसे डिक्लेयर कर दें, और छत्तीसगढ़ में तो कतई नहीं ऐसा हुआ। मतलब ये परिदृश्य जो है राजनीति में पहली बार देखने में आया है। और दूसरी बात यह है कि बहुत दिलचस्प है जो आज जो 21, हालांकि 90 सीटें हैं, आंकड़ा 21 का है, लेकिन बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम हो सकता है। एक तो क्या है कि पाटन से विजय बघेल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है। अच्छा, यही पाटन से 2008 में जो है विजय बघेल जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वहां से हराया था। और विजय बघेल जी अभी जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं, मतलब ये, और अब उनको फिर प्रत्याशी के रूप में अवसर भी दिया गया, मतलब अब जिम्मेदारियां जो है बढ़ गई। और दूसरी बात, जो कोरबा की आपने बात की, जयसिंह अग्रवाल जी का क्षेत्र, तो उसमें और गौर करने लायक बात है कि वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर चरणदास महन जी विधानसभा अध्यक्ष, उनका भी क्षेत्र है, मतलब मंत्री का भी क्षेत्र, उनका भी क्षेत्र है, वहां से भी प्रत्याशी आ गए। और दूसरी बात, जो राम विचार नेताम जो इनके पूर्व मंत्री रहे, उनको जो है नाम सामने आया, तो साफ हो गया कि राम विचार नेताम जी दिग्गज नेता लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो एक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, जिनकी जो अपनी संभावनाएं और राजिम से अभनपुर से तलाश रहे थे, क्लियर हो गया। वहां 2 राजिम से भी इनका डिक्लेयर हो गया, अभनपुर से भी डिक्लेयर हो गया, तो ये भी साफ हो गया कि चंद्रशेखर साहू जी नहीं। और बस्तर की तरफ चलें, जहां पे मतलब 3 पूर्व मंत्री रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं। जो बात करें हम लता उसेंडी जी की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। केदार कश्यप जी जो महामंत्री हैं, विक्रम उसेंडी पूर्व मंत्री रहे, इनमें से किसी का नाम नहीं आया। लेकिन वहां की बस्तर की 2 सीटों में, जैसे कांकेर से आशाराम नेताम और बस्तर से मनीराम कश्यप जी का नाम डिक्लेयर हुआ।
और अब कुल मिलाकर परिदृश्य बड़ा रोचक है और निश्चित रूप से जब अब कांग्रेस जो है चिंतन मनन की मुद्रा में रहेगी। और मैं दरअसल अनिरुद्ध जी, मैं चिंतन मनन से शब्द की जगह मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद गंगवानी जी बैठे हुए हैं, कि अब कांग्रेस के सामने स्थिति स्पष्ट है कि उनके विरोधी खेमे में कौन प्रत्याशी होगा। अजय जी, क्या आप लोगों को लाभ मिलेगा बीजेपी की इस रणनीति से कि 3 महीने पहले प्रत्याशी का ऐलान? मैं देवलाल जी आपके पास इसी सवाल के साथ लौटूंगा कि आप लोगों को कितना लाभ होगा। फिलहाल गंगवानी जी आप बताइए, आप लोगों को कितना लाभ होगा 3 महीने पहले अगर नाम का ऐलान कर दिया गया तो? अजय जी देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत, तो कुछ फायदा तो हमें मिलेगा क्योंकि हमारे पास पहले इनके पत्ते खुल के आ चुके हैं सामने। हमें वहां पे प्रत्याशी चयन करने में ज्यादा बेहतर सुविधा और अवसर मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज तक इनकी लिस्ट आई है, कुछ प्रत्याशी पर प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहले विजय बघेल की चर्चा लगातार हो रही है। विजय बघेल 2013 में हारे, 2018 में हारे। ये पार्टी के प्रति ईमानदारी नहीं थी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़के हार चुके हैं। दूसरी बात, क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? क्या केंद्रीय मंत्री बनाया गया? सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है क्योंकि भाजपा का आलाकमान जानता है अच्छे से अवधेश जी कि माननीय भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता है न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में लोकप्रिय है। और लगातार जो जन कल्याणकारी योजना है जिसका परिणाम है कि 5 विधानसभा के उपचुनाव, 14 की 14 नगर निगम, 40 में से 41 नगर पालिका, 112 में से 105 नगर पंचायत, यार सारे चुनाव परिणाम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि विजय बघेल जी बुरी तरह से हारने वाले हैं, तो विजय बघेल को बलि का बकरा बनाएगा। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रामविचार नेता, ये वही नेता है जो इंडिया प्रदेशी बैंक घोटाले में मैनेजर उमेश सिन्हा ने नार्को सिटी में स्वीकार किया। अवधेश जी, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत रामविचार नेता को दी गई। तो ऐसे नेता जो बलि के बकरे हैं, ऐसे नेता जो सीधा कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में शामिल थे, आज ऐसे नेता को टिकट दे रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लगातार परिवारवाद, भाई भतीजावाद के बड़े बड़े दावे करते हैं। रमन सिंह के भांजे को खैरागढ़ से टिकट मिलती है, मतलब रमन सिंह का पुत्र सांसद बनेगा, उनका भांजा विधायक बनने की लड़ाई लड़ेगा। तो कार्यकर्ता क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी का? तो ये जो खोखलापन है, ये दावा है, ये दिख रहा है अवधेश जी। दूसरा जवाब ले लेते अजय जी, जवाब ले लेते। देवलाल जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि अगर 90 दिन पहले, गंगवानी जी मैं आऊंगा आपके पास, देवलाल जी मैं उसी सवाल के साथ लौटूंगा कि 90 दिन पहले अगर आपका ऐलान कर दिया गया, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, तो कुछ इसके साइड इफेक्ट भी क्या आपको नजर आता है या केवल आप पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे? देखिए, 90 दिन पहले करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति ही रही है कि अंत्योदय के क्षेत्र में काम करना है। 90 दिन पहले हो या 90 दिन बाद हो या 5 साल पहले हो या 5 साल बाद हो, जब हमारी विचारधारा ही है कि अंत्योदय के क्षेत्र में काम करना है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में काम करना है, तो टिकट विकट सब छोटे हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। जब हम सीधे जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक एवं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें गौण हो जाती है। और ये जो बोल रहे हैं वंशवाद, ये जो चुनाव में सब जीत हुआ, क्या जो 11 लोकसभा की सीटें थी किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिला। आप पिछला लोकसभा का देखेंगे, 11 की 11 लोकसभा की टिकट काट दी गई थी, उस पर तो वंशवाद नहीं था ना। आप ये वंशवाद की बात कर रहे हैं, किसी की लीडरशिप को आप नहीं रोक सकते। अगर कोई कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है तो उस बहुत बढ़िया दोहरा मापदंड है आपका। चेहरा बन जाता है। कांग्रेस करे तो भाई भतीजा परिवारवाद, और ये वंशवाद की राजनीति हमको बताएंगे कांग्रेस के लोग जो गुलामी पकड़ से ग्रसित है। अरे खाता ना वही, जब गांधी परिवार बोले वही सही। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देश के विकास के लिए सोचते हैं, अखंड भारत के निर्माण के लिए सोचते हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार का विकास कैसे होगा, गांधी परिवार के लिए भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, इसीलिए सोचते हैं। ये कांग्रेस के लोग वंशवाद की राजनीति से अलग हटे तब तो देश के विकास के बारे में सोचे। अरे ये लोग चाहते क्या है, समझते क्या है? ये कभी गरीबों का भला नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक कर रखे हुए हैं। जो गरीबों के घर में छत बनना था उसको तो ये छत्तीसगढ़ के लोग लेट कर रखे। अजय जी आप जो बोल रहे हैं शायद आपकी आवाज दर्शक तक नहीं पहुंच पाएगी अगर आप इस तरह से इंटरप्ट करेंगे। अजय जी मैं आपको मौका दूंगा। अजय जी मैंने आपको मौका दिया है, आपको और मौके मिलेंगे। आप पहले देवलाल जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए,
वो आपके बीच में बोलेंगे, आप उनके बीच में बोलेंगे, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। अनिरुद्ध जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 90 दिन पहले टिकट का ऐलान कर दिया गया है, बीजेपी ने क्या रणनीति अपनाई है? जो अमित शाह 2 बार यहाँ पे आए बंद कमरे में, रात को देर रात तक इनकी बैठकें चली, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया या क्या रणनीति को लेके आगे बढ़ रहे? अगर सभी चेहरों पे एक बार फौरी तौर पे नजर डाली जाए तो देखिए क्या है कि रणनीति शुरू से भाजपा मान के चल रही थी कि आदिवासी वर्ग और जो ओबीसी वर्ग दोनों को साधना बहुत जरूरी है। और आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए तो उसमें आपको सरगुजा और बस्तर दिखेगा। हालांकि बस्तर की 2 सीटें हैं, लेकिन वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और सरगुजा में तो फिर रामविचार नेताम जी जैसे उम्मीदवार हैं। और दूसरी बात ओबीसी, जो मैं पूर्व में भी अभी जो है अपना राजीव और अवनपुर की बात किया, तो आप देखेंगे कि दोनों वहां पे ओबीसी उम्मीदवार हैं। फिर ये भी चर्चा चल रही थी, अभी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई बीजेपी की, तो उसमें जो था कि मतलब 4 तरह की जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो उसमें एक ये भी शामिल था कि जहां पे भाजपा जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं जीती, तो उन्होंने मरवाही का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। मरवाही में भाजपा कभी नहीं जीती। और दूसरी बात जो है, आप इसको राजिम को देखिए, राजिम में उन्होंने उम्मीदवार को उतारा। राजिम जो है शुक्ल बंधु के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता था। लेकिन मैं 1 सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन वहां पे संतोष उपाध्याय बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। निश्चित रूप से संतोष उपाध्याय जी रह चुके हैं और टिकट की दौड़ में वो थे, वो पूरी ताकत लगाया है उन्होंने। लेकिन ये भी देखिए कि मोहम्मद अकबर जो है सबसे ज्यादा वोटों से 2018 में चुनाव जीते थे और सेकंड नंबर पे अमितेश शुक्ल थे जो सबसे ज्यादा मतों से जीते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पूरे अध्ययन सर्वे देखिए, जो आपने कहा ना कि क्या यहाँ पे रहे अमित शाह जी, तो ये जो सीटें जो है, मेरा मानना है कि जो 21 सीटें जो डिक्लेयर हुई, ये कहीं ना कहीं सर्वे का कमाल है। अब उस सर्वे में भाजपा ने क्या खोद कर निकाला या क्या खोज कर निकाला, ये एक अलग विषय है अवधेश जी। लेकिन बड़े सोची समझी रणनीति के तहत जो 21 जगह जो है उम्मीदवारों को घोषित किया गया। चलिए अब बीजेपी ने क्या खोद के निकाला, क्या खोज के निकाला, और उस खोज में और उस खुदाई में देवलाल जी भी निकले हैं। वो भी डोंडी लोहारा से चुनाव लड़ेंगे। देवलाल जी, मेरा सवाल आपसे, अब अपन जीत हार पे चर्चा कर लेते हैं। 21 नामों का ऐलान आपने कर दिया। अब अति संयोक्ति ना हो कि आप कह दें कि हम 21 जीत जाएंगे। जरा एक बार समझना चाहेंगे कि कितने का आंकड़ा आप लेके चलते इस 21 में से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर सीट को जीत के लिए लड़ना चाहती है। मैंने फिर कहा कि इस राजनीति के लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। जब जनता को ही कांग्रेस ने लूट लिया है, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ा, कोल घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला, टीएससी में घोटाला, गोबर घोटाला, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री घोटाला करने के अलावा कुछ किया नहीं है। अगर कुछ किया है तो कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि उसने छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके लिए कांग्रेस सरकार को वोट दे। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया वाद में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुमराह किया और दिल्ली और बिहार से लाकर लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजा, तो छत्तीसगढ़ की जनता भूलने वाली नहीं है। उन दिनों को याद करके ही वो अपना मतदान करेगी। आज वो गरीब परिवार जिनका घर नहीं बन पाया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारण, प्रधानमंत्री आवास, वो गरीब परिवार देख रहे हैं कि हमको कब मौका मिला। आज वो 50,000 किसान जिनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो देख रहे हैं। आज आदिवासी परिवार, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का लगभग 17 लाख मानक बोरे कम खरीदी कर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ का आदिवासी परिवार को नुकसान पहुंचाया। वो आदिवासी परिवार देख रहा है कि जो हमारे हक एवं अधिकार में जो डाका डाला है, ऐसे कांग्रेस की सरकार को तो अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। इन्हीं धारणाओं के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, मैं देवलाल जी लौटूंगा आपके पास। अजय जी, तमाम मुद्दे तय है, तमाम एजेंडे तय है बीजेपी के, तमाम विषयों को तय कर लिया गया प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही कि इन विषयों को लेकर चुनावी मैदान में जाया जाएगा। और 21 में से 21 जीत का जो दावा किया जा रहा है वो आपके सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आज 15 साल सरकार में रहने के बाद आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवधेश जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी जानकारी दी। 2003, 2008, 2013 3 घोषणा पत्र में 150 से ज्यादा वादा किए, 30% वादा में नहीं निभाए और 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के जनता का टकार गए। ये वही देवलाल ठाकुर है जो कांग्रेस पार्टी से अजय जी बस एक लाइन ऐड करूंगा। अजय जी बस एक लाइन ऐड करूंगा। अजय जी केवल एक लाइन ऐड करूंगा।
फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, केवल एक लाइन ऐड करूंगा। 2003, 2008 और 2013 300 दावे किए गए, 30 दावे पूरे हुए बीजेपी की ओर से। परिणाम आ गया ना 2018 में, अब तो बारी 2023 की है। जी मैं स्पष्ट कर दूंगा। देखिए और कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट है। हमारे अवधि 36 बिंदुओं में 34 बिंदुओं का वादा पूरा करने वाला देश की इकलौती कांग्रेस की सरकार भूपेश सरकार है। दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ये बैठे देवलाल जी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अधिकारी रहे। आज जब इनको टिकट नहीं मिलती है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसे लोग हमको विचारधारा वाले नहीं चाहिए हमारी पार्टी में। जाए ऐसे लोग पार्टी छोड़ के, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देकर टिकट देती है। यह सत्ता की लोलुपता और सामाजिक समावेशी न्याय का स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। देखिए कौन छत्तीसों का नान घोटाला कर देता है, गरीबों का अनाज डकार देते हैं, 4400 करोड़ का शराब घोटाला करते हैं, सरकारी जमीनों का बंदरबाट करते हैं। देवलाल जी बेहद गंभीर आरोप लगे हैं आप पे कि ऐसे विचारधारा वाले लोग नहीं चाहिए कांग्रेस को। आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। देवलाल ठाकुर नहीं है, देवलाल ठाकुर आदिवासी है। अगर आदिवासी छोड़ रहा है कांग्रेस को, यही बात है ना, छत्तीसगढ़ियों को और आदिवासियों को ठगने का काम जो भूपेश बघेल कर रहा है। अरे विचारधारा अपनी कायम रखिए। आप लोग की विचारधारा गांधी परिवार की विकास करने की है, गांधी परिवार की विकास करने की, भ्रष्टाचार की जो विकास विचारधारा कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा देश निर्माण, अखंड भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकल पड़ता है। अरे आप बताओगे, आप लोग भ्रष्टाचारी लोग बताओगे, प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताएगा जिनके अधिकारी जेल में पड़े हैं और खुद देवलाल जी अजय जी को एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। देवलाल जी अजय जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। देवलाल जी अजय जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। अजय जी आप कंटिन्यू करें। अजय जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। देवलाल जी आप एक बार अजय जी को कंटिन्यू कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। अजय एक बार देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार अजय जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। अजय जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी कंटिन्यू करिए आप। देखिए अजय जी, मैंने ना देवलाल दुग्गा जी के दुख की एक पे हाथ रख दिया। अब पूरा दर्द बौखलाहट निकल के बाहर आ चुकी है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है देवलाल ठाकुर है, देवलाल दुग्गा अजय जी वो देवलाल दुग्गा नहीं है, देवलाल ठाकुर है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। देवलाल ठाकुर ही बोलो सर, आप समझ रहे क्या मैं वही कह रहा हूँ सर। ऐसी विचारधारा ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए सबसे बड़ी आदिवासी की बात कर रहे हैं। नंद कुमार साय वरिष्ठ आदिवासी नेता, जो आपके अटल आडवाणी के समय के नेता, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, आज उपेक्षित होके पार्टी छोड़ देते हैं। और ये देवलाल ठाकुर जी बड़ी बड़ी आदिवासी की बात कर रहे हैं। चलिए अजय जी समय की थोड़ी सी पाबंदी है। अजय जी समय की थोड़ी सी पाबंदी है, वरना इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। कुल जब चलिए ले लीजिए जल्दी से 10 सेकंड आखिरी। देखिए 29 आदिवासी सीटें हैं अवधि जी छत्तीसगढ़ में। बस्तर की 12 की 12, सरगुजा की 14 की 14, कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस जीत का परिणाम बता रहा है कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है। कौन 15 साल, फिर मैं एक बार करेक्ट करके क्लोज करूंगा, मैं करेक्ट करके क्लोज करूंगा। सरगुजा के 14 सीट आदिवासी आरक्षित नहीं है, 5 सीट सामान्य है। बस्तर के 12 में से 1 सीट सामान्य है, 11 सीटें। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही चर्चा में हम शामिल होंगे, क्योंकि समय हमको पाबंदी है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। कुल मिला के चले अजय जी हमको समाप्त करना पड़ेगा। देवलाल जी हमको समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, देवलाल जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल जमा ये कि बीजेपी ने पहले दांव में अब 2 कदम आगे बढ़ने की ठान तो ली है। अब कांग्रेस के सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन 90 दिन पहले टिकट के ऐलान का बीजेपी को लाभ होगा या हानि, यह वक्त तय करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।